हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 19 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मीन्स पीवाईक्यू सीरीज. Till now we have covered governance under GS2 paper and agriculture under GS3 paper. Now we are going to start disaster management under GS3 paper. We will cover this topic in two videos. Today we are going to cover PYQs on coastal, tsunami and urban flooding. Total 5 questions have been asked from this topic in the last 10 years. So let us start our today's discussion. सो जो हमारा सिलेबस है उसमें जो टॉपिक दे रखा है वो है डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट. लेकिन जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली काफ़ी सारे डिजास्टर्स को कवर करते हैं, जैसे कोस्टल इंट्रूजन पे हो गया, सुनामी पे हो गया, अर्बन फ्लडिंग पे हो गया, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं. लेकिन आज हम लोग कोस्टल इंट्रूजन, सुनामी और अर्बन फ्लडिंग कवर करने वाले हैं. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो सी वाटर इंट्रूजन पे है, जो कि इसी साल आया था 2025 में. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था. क्वेश्चन बात कर रहा है कि जो सी वाटर इंट्रूजन है वो इन कोस्टल एक्विफर्स वो एक मेजर कंसर्न है इंडिया के अंदर. तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सी वाटर इंट्रूजन एंड द रेमेडियल मेजर्स टू कॉम्बैट दिस हजार्ड. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा बात कर रहा है कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया. व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कॉम्बैटिंग द हजार्ड्स. ये क्वेश्चन 2022 में आया था. ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था. ये दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट है, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये सी वाटर इंट्रूजन की बात कर रहा है और सेकंड वाले क्वेश्चन में कोस्टल इरोजन की. तो हम इनको सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सी वाटर इंट्रूजन की बात कर रहा था. सी वाटर इंट्रूजन क्या होता है, जब जो सैलाइन वाटर है सी या फिर जिसको हम सी वाटर बोलते हैं, जब वो लैंडवार्ड मूवमेंट करना स्टार्ट कर दें इनटू फ्रेश वाटर एक्विफर्स, तो उसको हम सी वाटर इंट्रूजन बोलते हैं. कि जब सी वाटर लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें और जो एक्विफर्स हैं फ्रेश वाटर उनमें उनको रिचार्ज करना स्टार्ट कर दें. अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड 2021 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग नियरली जो 15% है कोस्टल वेल्स हैं उनमें सैलिनिटी कंटामिनेशन देखा गया है, जो कि थ्रेटन कर रहा है ड्रिंकिंग वाटर को और एग्रीकल्चर को. अब रीज़न क्या है सी वाटर इंट्रूजन के, जो कि इसने बात की थी ऊपर कि हमें बताना है कोजेज क्या है और रेमेडियल मेजर्स. तो क्या रीज़न है सी वाटर इंट्रूजन के. तो अगर सी वाटर लैंड की तरफ मूव कर रहा है तो उसका पहला रीज़न तो यही होगा कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लेट कर रहा है, तभी उसको जो सी वाटर है उसको जगह मिल रही है इधर आने की. तो जो ग्राउंड वाटर उसका ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्री, जैसे कि जो हमारी फ्रेश वाटर टेबल है वो लोअर होती जा रही है, जैसे कि हमारा सी वाटर इनलैंड की तरफ मूव कर रहा है. दूसरा है कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो रिड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से, अर्बनाइजेशन, कंक्रीटाइजेशन और लॉस ऑफ वेटलैंड की वजह से. थर्ड है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है कोस्टल एक्विफर्स में. फोर्थ है जो नेचुरल बैरियर्स है, जैसे कि आपके मैंग्रोव्स वगैरह हो गए या फिर कोस्टल बफर्स हो गए, उनका लॉस हो रहा है. और फिफ्थ है जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं या फिर कोस्टल माइनिंग होती है वो भी जो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन है उसको बढ़ाते हैं. तो ये कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से सी वाटर इंट्रूजन जो है वो बढ़ता है. अब क्या रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकते हैं. तो जो मेजर्स है हम वो जो हमारे कोजेस थे उन्हीं को ही ध्यान में रखते हुए करेंगे. तो पहले ये था कि ग्राउंड वाटर डिप्लेट कर रहा है तो हमें जो भी वेल्स वगैरह हैं उनको रिचार्ज करना पड़ेगा, जो पॉन्ड्स उनको परलोकेट करना पड़ेगा, चेक डैम्स को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो मेंटेन रहे. सेकंड है जो हमारा ग्राउंड वाटर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एक्ट है और उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अच्छे से, और लोकल वाटर बजटिंग जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. थर्ड है जो हमारा सरफेस और ग्राउंड वाटर है उसको बैलेंस्ड यूज़ करना पड़ेगा, उसका हम ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इससे जो स्ट्रेस है वो कम होगा. नेक्स्ट है इसने यहाँ पे बात की थी कि जो नेचुरल बैरियर्स हैं जैसे कि मैंग्रोव और कोस्टल बफर्स उनका लॉस हो रहा है, तो हमें मैंग्रोव वेटलैंड रिस्टोरेशन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक नेचुरल फिल्ट्रेशन की तरह काम करते हैं अगेंस्ट सैलाइन इनफ्लो. नेक्स्ट है कि जो हमारी जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनकी वजह से भी साल्ट वाटर इंट्रूजन बढ़ रहा है. तो हमें क्या करना है कि जो यूज़ करना है, जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है उसका यूज़ करना है फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पजेज, ताकि जो डिपेंडेंस है कोस्टल एक्विफर्स पे वो हमारी कम हो सके.
और लास्ट है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को कंटिन्यूस सैलिनिटी मैपिंग करनी पड़ेगी, और जो स्टेट एजेंसीज़ हैं उनको भी अपना रोल अच्छे से प्ले करना पड़ेगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा है कि आपको कोज एंड इफेक्ट बताने हैं कोस्टल इरोजन के। सबसे पहले हमें बताएंगे कोस्टल इरोजन क्या होता है, फिर हम बताएंगे कि उसके क्या रीजन्स हैं कोस्टल इरोजन के और क्या उसके इफेक्ट हैं, और फिर हमें बताना है कि जो क्या अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं फॉर कॉम्बेटिंग द हजार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताते हैं कि कोस्टल इरोजन क्या है। तो कोस्टल इरोजन जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे कि जो कोस्टल लैंड है या फिर सेडिमेंट्स हैं वो वियर अवे हो जाती है, फिर हट जाती है या फिर रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च 2022 के अकॉर्डिंग जो 33% इंडिया की कोस्टल लाइन वो अंडर इरोजन है। तो यहाँ पे हमने जो इसका इंट्रो था इसमें इसकी डेफिनेशन प्लस कुछ इससे रिलेटेड जो डेटा पॉइंट था वो दिया है। अब हम ये बात करेंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से कोस्टल इरोजन होता है। तो रीज़न जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल मीन्स आपको पता है कि समुद्र में अगर वेव्स की वजह से या फिर टाइड्स या फिर स्टॉर्म्स की वजह से, जैसे साइक्लोन फानी आया था 2019 में और ताउते साइक्लोन आया था 2021 में। दूसरा है कि सी लेवल राइज कर गया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। थर्ड है रिवर सेडिमेंट कम हो गया ड्यू टू अपस्ट्रीम डैम, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो है वो भी श्रिंक कर रहा है। तो ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं। दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। वो क्या है कि आप जो ह्यूमन्स है वो पोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सी वेल बना रहे हैं, जेटी, ये सभी इंटरप्ट करते हैं लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट को, जैसे कि विशाखापट्टनम के अंदर। दूसरा है सैंड माइनिंग हो रही है, जिससे कि जो कोस्टल सेडिमेंट अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कि इसका एग्जांपल है केरला और तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और जो टूरिज्म है वो भी बढ़ रहा है, जिससे कि जो मैंग्रोव्स है और जो ड्यून वगैरह है उनका डिग्रेडेशन होता है। और लास्ट ग्राउंड वाटर का ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है, जिससे कि लैंड सब्सिडेंस आता है। इसका एग्जाम्पल है चेन्नई कोस्ट। अब कोस्टल इरोजन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो पहला तो है कि अगर मिट्टी रोड हो रही है तो लैंड और लॉस ऑफ लैंड एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, जिससे कि थाउजेंड्स पीपल अफेक्टेड होंगे। दूसरा है कि जो हमारे पोर्ट्स या फिर पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं या फिर रोड्स वगैरह हैं वो डैमेज हो जाएंगे। थर्ड है जो भी ये थ्रेट है लाइवलीहुड के लिए, जैसे कि फिशिंग कम्युनिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है इरोजन की वजह से। नेक्स्ट इकोसिस्टम का लॉस होगा कि कोरल रीफ जो है उनका लॉस होगा, एस्टुरीज का लॉस होगा और मैंग्रोव्स वगैरह जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे। और लास्ट है कि सैलाइन इंट्रूजन होगा इनटू एक्वीफर्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। तो अभी हमने बात की इसके क्या रीज़न थे और कोस्टल इरोजन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या मैनेजमेंट टेक्निक अपनाई जा सकती है इसको कम करने के लिए। तो आप सी वॉल बनाइए, ब्रेक वाटर्स बनाइए, ऑफशोर रीफ बनाइए, ताकि जो वेव एनर्जी है वो रिड्यूस हो सके। दूसरा है आप टेट्रापोड बनाइए, जो कि मुंबई में यूज़ किए जाते हैं, और जियो ट्यूब्स उड़ीसा में। तो इनसे क्या होता है कि वेव्स वगैरह का जो एक्शन है वो कम हो जाता है, वेव्स और सुनामीज़ का, फिर कोस्टल इरोजन इससे कम होगा। नेक्स्ट है कि आप रिस्क जोनेशन मैपिंग कीजिए क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के। नेक्स्ट पॉइंट है फोरकास्टिंग मॉडल्स का यूज़ कीजिए फॉर रिस्क, जैसे कि जो ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है यहाँ पे कुछ रिस्क मेजर दिए हुए हैं, या फिर जो फोरकास्टिंग मॉडल है आप उनका यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स वाली गाइडलाइंस आप उनका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। और लास्ट है जो आप सबको वार्निंग दीजिए डाउन टू द लास्ट माइल, ताकि लोग ज़्यादा अफेक्टेड ना हो इस चीज़ से। तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन एंड होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बात कर रहा है ऑन दिसंबर 2004 सुनामी ब्रोट हैवोक ऑन 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ सुनामी एंड इट्स इफेक्ट ऑन लाइफ एंड इकोनॉमी इन द लाइट ऑफ गाइडलाइंस ऑन NDMA। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट्स। तो ये सुनामी के ऊपर एक क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया था और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो हमारा इंट्रो है वहाँ पर हम बताएंगे कि जो ये सुनामी आई थी इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ था, फिर हम इसके फैक्टर्स की बात करेंगे और क्या इफ़ेक्ट हुआ था इसका लाइफ और इकोनॉमी के ऊपर, और फिर हम NDMA की गाइडलाइंस बताएंगे। तो अगर हम 5 फैक्टर्स और 5 इसके इफेक्ट और 5 NDMA की गाइडलाइंस बता दें तो हमारा क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था कि इंट्रो में हम लोग इसकी सुनामी के बारे में बात करेंगे कि जो सुनामी आई थी ये 9.1 मैग्नीट्यूड की थी, और क्यों आई थी कि मीन्स इसका जनरेट होने का रीज़न था अंडर सी अर्थक्वेक नियर सुमात्रा, जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन हुआ था और अक्रॉस 14 कंट्रीज़, और इसमें नियरली 2.3 लाख पीपल्स जो है उनकी डेथ हो गई थी, इंक्लूडिंग और 12,000 इन इंडिया। अब क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर सुनामी।
तो सुनामी के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, मीन्स सुनामी क्यों जनरेट होती है। तो पहला होता है कि कोई सीज़मिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा हो, ठीक है। सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स अलोंग सबडक्शन जोन, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट। दूसरा है कि अंडर सी अर्थक्वेक आ जाए, जिससे कि मतलब काफ़ी एनर्जी रिलीज हो और जिससे कि मैसिव ओशियन वेव जनरेट होंगे। थर्ड है वोल्केनिक इरप्शन आ जाए और सबमरीन लैंडस्लाइड हो जाए, जैसे कि जो वाटर कॉलम्स है उनका रैपिड डिस्प्लेसमेंट होगा। और लास्ट है कि मीटियो सुनामी आ जाए। मीटियो सुनामी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जनरेट होते हैं और ये बहुत ही रेयर फिनोमेना है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सुनामी जनरेट होती है। अब इनका लाइफ और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होता है, ये मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि सबको पता होती है कि ह्यूमन लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज कैजुअलिटीज आते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, ट्रोमा अमंग कोस्टल कम्युनिटीज़। दूसरा है लाइवलीहुड इम्पैक्ट होता है कि सीवियर डैमेज होता है फिशरीज, एग्रीकल्चर, टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट हो जाता है, पोर्ट जेटीज़ वगैरह सब ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आता है कि जो सोइल है उसका सेलिनाइजेशन हो जाता है, मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कोरल रीफ डैमेज हो जाता है। और लास्ट है कि इकोनॉमिक बर्डन आता है। अब चूँकि ये पोर्ट्स वगैरह या फिर रोड वगैरह और हाउसेस वगैरह सब जो है डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत भी होती है, तो काफ़ी इकोनॉमिक बर्डन आता है। अब क्या मैकेनिज्म है एज़ पर एनडीएमए गाइडलाइंस, वो हम बताएंगे। तो पहला है कि आप अंडरस्टैंड करो कि क्या डिजास्टर रिस्क है। तो उसके लिए सुनामी के लिए डिजिटल मैप्स होने चाहिए जो कि इंडिकेट करें सुनामी की हजार्ड को बेस्ड ऑन द पास्ट सुनामी इवेंट्स। दूसरा है कि सभी को आप इन वार्निंग्स दो डाउन टू द लास्ट माइल, चाहे वो रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, जहाँ पे भी रह रहे हो। दूसरा है स्ट्रक्चरल मेजर्स, क्या आप स्ट्रक्चरल मेजर्स ले सकते हो। तो जो भी लाइफलाइन स्ट्रक्चर हैं आप उनको स्ट्रेंथन करो और हाई प्रायोरिटी बिल्डिंग्स बनाओ। दूसरा है हजार्ड रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन करो और रेट्रोफिटिंग करो सभी लाइफलाइन स्ट्रक्चर्स के। थर्ड है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर। तो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में क्या आ सकता है कि आप कंप्लाई करो जो भी आपका कोस्टल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज वगैरह है, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन हो गया, तो ये जो भी लॉज हैं आप इनका अच्छे से कंप्लाई करो। दूसरा है सेफ्टी ऑडिट करो और इवेल्युएट करो ऑफ लाइफलाइन स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ के। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट चेंज रिस्क मैनेजमेंट। वो आप कैसे कर सकते हो कि रिस्क जोनेशन मैपिंग करो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की। दूसरा है फोरकास्ट मॉडल जो है GACC वाले, आप उन फोरकास्टिंग मॉडल्स का यूज करो। लास्ट है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन में क्या हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइज करो और कोऑर्डिनेट करो सेंट्रल असिस्टेंस एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स, और अडॉप्ट करो न्यू और अपडेटेड स्टैंडर्ड्स, एनेक्ट और अमेंड करो लॉज रेगुलेशंस एंड अडॉप्ट और रिव्यू पॉलिसीज़। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप सुनामीज जो है उसके लिए आप खुद को तैयार कर सकते हैं या फिर उसके मेजर्स को कम कर सकते हैं। लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं हमारे वो अर्बन फ्लडिंग पे हैं और ये दोनों क्वेश्चंस का थीम सेम ही है। जो रिसेंट वन का अर्बन फ्लडिंग का क्वेश्चन है वो 2024 में आया था कि फ्लडिंग जो है अर्बन एरियाज़ में वो एक एमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर है। डिस्कस करो क्या रीजन्स हैं इस डिजास्टर के पीछे, फिर फीचर्स बताओ 2 सच मेजर फ्लड्स के इन द लास्ट 2 डिकेड्स में जो हुआ है, और फिर डिस्क्राइब करो जो भी पॉलिसीज या फ्रेमवर्क इंडिया ने बनाया है टू टैकल सच फ्लड्स। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो कि 2016 में आया था 10 मार्क्स का, वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है अर्बन फ्लड्स के वो होती है ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। अब हमें रीजन्स बताना है, सेम है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे रीजन्स पूछा है। फिर हमें बताना है कि हाईलाइट करना मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट्स, जो कि हमने इससे यहाँ पे भी पूछा गया था कि डिस्क्राइब करना है पॉलिसीज ऑफ फ्रेमवर्क जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो अर्बन फ्लडिंग है वो होती क्या है। अर्बन फ्लडिंग जो है वो क्लाइमेट और ह्यूमन ड्रिवन फैक्टर दोनों का एक मीन्स दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है। और बाई 2030 तक जो इंडिया की 40.76% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में रहेगी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोन होगी इस अर्बन फ्लडिंग के। तो क्या रीज़न है जिनकी वजह से अर्बन फ्लडिंग होती है। तो सबसे पहला रीज़न है कि इंटेंसिफाइड एक्सट्रीम रेनफॉल हो, वो भी बहुत कम ड्यूरेशन में, तो अर्बन ड्रेनेज को वो ओवरवेल्म कर देगी। दूसरा है रैपिड और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, कंक्रीटाइजेशन हो रहा है सरफेस का, तो जिससे इन्फिल्ट्रेशन है वो रिड्यूस हो रहा है और जो रन ऑफ है वो बढ़ रहा है। मीन्स पानी जो है वो ज़मीन के अंदर कम जा रहा है, जैसे कि अगर वो ज़मीन के अंदर जाएगा तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होगा, लेकिन कंक्रीटाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि पानी का रन ऑफ ज़्यादा हो रहा है, जैसे फ्लडिंग की सिचुएशन आ रही है। थर्ड है इनएडुकेट और आउटडेटेड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इल सूटेड है
करंट की रेनफॉल इंटेंसिटीज़ के लिए। नेक्स्ट है एनक्रोचमेंट हो गया है, जो भी नेचुरल वाटर बॉडीज़ थी अब वहाँ पे अर्बनाइजेशन की वजह से बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं और ड्रेनेज के जो चैनल्स हैं वो भी रिड्यूस कर रहे हैं जो भी स्टोरेज और डिप्रेशन कैपेसिटी थी उसको। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट और डेब्रिस जो है वो चोक कर देते हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को, जिससे कि ड्रेनेज कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। और लास्ट है कि लैंड की फ्लैटनिंग हो गई है, अल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज रूट्स, जिससे कि अर्बन फ्लडिंग जो है वो बढ़ गई। मींस जो भी ज़मीन थी या फिर जो भी हमारे नेचुरल रिजर्वायर्स थे वो ज़मीन का जो यूज है वो चेंज हो चुका है, और जो नेचुरल रिजर्वायर्स थे या फिर जो नेचुरल परकोलेटर थे जिनकी वजह से जो बारिश का जो पानी था वो ज़मीन में जा सकता था वो भी बहुत कम हो गया है, या फिर उनकी जगह कंक्रीटाइजेशन ने ले ली है, उनकी जगह कंक्रीट की सड़कें बन गई है तो पानी ज़मीन में कम जा रहा है। मेन रीज़न यही है कि अब रन ऑफ बढ़ गया है, पानी का रन ऑफ बढ़ने की वजह से जो है अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमें दो फीचर्स बताने थे दो मेजर अर्बन फ्लड्स के। तो पहला इसने बताया 2005 की जो मुंबई फ्लड्स आई थी, इसने सिटी की वल्नरेबिलिटी को बताया था क्योंकि लार्ज लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन होल्ड हो गया था और इकोनॉमिक लॉस हुआ था। दूसरा इसने बताया कि 2015 में चेन्नई फ्लड्स आई थी नवंबर दिसंबर के टाइम पे। ये बहुत सारे जो लो लाइंग एरियाज थे वो सबमर्ज हो गए थे, जैसे कि ह्यूज डिस्प्लेसमेंट हुआ था, इकोनॉमिक लॉस हुआ था सेवरल थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का। और इसने एक्सपोज किया था जो हमारा अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज है उसमें काफ़ी फेलियर है। तो ये कुछ फीचर थे। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमने जिससे पहले सुनामी वाला क्वेश्चन किया था या फिर जो सी वाटर इंट्रूजन वाला क्या था, तो सभी में हमने एनडीएमए की गाइडलाइंस का यूज़ किया था। एनडीएमए की गाइडलाइंस जो है उनका एक प्रॉपर पैटर्न है कि कैसे गाइडलाइंस तैयार की जाती है। उसमें कुछ 6 पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले डिजास्टर को अंडरस्टैंड करो, उसका जो रिस्क है। दूसरा, आप क्या स्ट्रक्चरल मेजर्स ले सकते हो, क्या नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स ले सकते हो, ये नॉन स्ट्रक्चरल होगा ये। और क्लाइमेट चेंज रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकते हो, और कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हो। तो अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क कैसे होगा कि जो सैटेलाइट लिंक्ड ऑटोमेटिक रेन गोज है आप उसका यूज़ करो। डेवलप करो लैंड यूज़ प्लानिंग को बेस्ड ऑन मल्टी हज़ार डिजास्टर रिस्क असेसमेंट, कि आप जो भी ज़मीन का यूज़ कर रहे हो उसकी प्लानिंग करो कि वहाँ पे अगर कोई भी रिस्क आता है तो आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे। दूसरा है स्ट्रक्चरल मेजर्स, कि जो आपकी स्टॉर्म ड्रेन है आप उनको अपग्रेड करो कि अगर फ्लडिंग की सिचुएशन या फिर ज़्यादा पानी की दिक्कत आती है तो क्या आप उनको हैंडल कर पाएंगे। दूसरा है जो भी स्टॉर्म ड्रेनेज है, मीन्स जो भी नाले वगैरह हैं आप उनकी मानसून से पहले आप उनकी सफाई वगैरह करवाओ ताकि पानी जो है अच्छे से फ्लो कर पाए। थर्ड है नो स्ट्रक्चरल मेजर्स। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स इनमें आप क्या कर सकते हैं कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स वगैरह हैं आप उनको एनफोर्स कीजिए, म्यूनसिपल बाईलाज को एनफोर्स कीजिए। फोर्थ है क्लाइमेट चेंज रिस्क मैनेजमेंट, कि आप नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को अडोप्ट कीजिए जैसे मैंग्रोव्स और अर्बन वेटलैंड। दूसरा है इंटीग्रेट कीजिए फ्लड कंपेटेबल लैंड यूज इन हाई इनंडेशन जोन्स। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन में आप क्या कर सकते हो, अर्बन फ्लड कंट्रोल सेल जो है उसको आप लिंक कीजिए आईएमडी के साथ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ और सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ, ताकि ये लोग कोऑर्डिनेट करके अच्छे से काम कर पाएँ। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का जो सर्कुलर है फॉर सिंगल विंडो पोस्ट फ्लड डैमेज असेसमेंट के लिए आप उसके गाइडलाइंस को सर्कुलेट कीजिए। नेक्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में जो भी आपके सिविल इंजीनियर्स हैं आप उनको ट्रेन कीजिए। दूसरा है जो भी वॉलंटियर्स हैं आपदा सखी वॉलंटियर्स आप उनको डिजिग्नेट कीजिए ताकि इस सिचुएशन को सभी लोग मिलकर कोऑर्डिनेट करके अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो हमारा आज का डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। हमने ये तीनों टॉपिक्स के जो भी PYQs अभी तक आए हुए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।